लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ। चलिए, तो पहला यहां पर जो पॉइंट है, पॉइंट को नोट करते चलिएगा। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। तो यहां पर देखिए, पहला पॉइंट है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। नोट कीजिएगा सभी पॉइंटों को, यही प्रश्न में हो सकते हैं। जैसे पूछेंगे लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। अब प्रश्न पूछेगा द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है, तो बातचीत या तर्क वितर्क करना। बातचीत या तर्क वितर्क करना। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन, अलग अलग स्वरूप तथा भेदभाव के विरोध का अलग अलग तरीके होते हैं। क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव तथा विरोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका उदाहरण है। अमेरिका में नस्ल या रंग के आधार पर होता है और श्रीलंका में भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर होता है। भारत में सामाजिक विभाजन भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर होता है। सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसकी बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म के कारण ही किसी समुदाय का सदस्य बन जाता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का सदस्य हो जाता है। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं, बल्कि कुछ हम अपने इच्छा से भी चुनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेता है, कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील आदि पेशा अपनाते हैं, जिसके कारण उनका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदाय के हित साधना एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो भिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होगा। जैसे मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था। वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता। सामाजिक विभिन्नता का अर्थ है कि एक समूह के लोग अपने जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। ये नोट्स है। इसी प्रकार का नोट्स आपको IAS, IPS जिसे UPSC एग्जाम के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं,
और उस परीक्षा में आपको जो मेन परीक्षा होता है उसमें इसी प्रकार का नोट्स देखने को मिलेगा। तो आप सभी क्या कीजिएगा, अभी से इस नोट्स को बनाते चलिएगा। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेसहारा है और भेदभाव का शिकार है, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। अर्थात दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो उससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभाजन में जाति, राजनीतिक सामाजिक विभाजन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की महत्ता है। जाति व्यवस्था राजनीतिक में कई तरह की भूमिका निभाती है। इस तरह राजनीतिक में जातीय विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। तो दूसरी ओर सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह होता है। राजनीतिक में जातियां का अनेक पहलू होते हैं। जैसे निर्वाचन के वक्त पार्टी उसी जाति के अभ्यर्थी को वोट देती है जिसकी जातिया की संख्या अधिक होती है, ताकि चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट उसे मिल सके। दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जातिगत भावना भड़काने की भी कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट है, दलित और नीची जातियों का महत्व भी निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। चुनाव की जातीयता में हार की प्रवृत्ति राजनीतिक में धारणा बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का खेल है, परंतु ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक में अनेक अवधारणाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे। इसीलिए चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। ऐसा संभव नहीं होता है कि कोई भी पार्टी केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सत्ता में आ सकता है। अगर जातीय भावना अस्थायी होता तो जातीय गोलबंद पर सत्ता में आने वाली पार्टी की कभी हार नहीं होती। और क्षेत्रीय पार्टियां भले ही जातीय गुटों से संबंध बनाकर आ जाए, परंतु अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता के परिविचार रखना आवश्यक होगा। ऊपर लिखे गए बातों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु दूसरे कारक भी असरदार होता है। अगला पॉइंट है यहां, तो अगला जो पॉइंट है यहां देखने को मिलता होगा, सांप्रदायिकता। राजनीतिक में धर्म समस्या के रूप में निम्नलिखित कारणों से खड़ी हो सकती है या खड़ी हो जाती है। जैसे धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीतिक किसी धर्म विशेष दावे को सपोर्ट करने लगती है। अगला पॉइंट है, किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के लिए मोर्चा खोल देता है। एक धर्म के विचारों का दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाने लगता है, जिससे दो धार्मिक समुदायों के बीच तनाव शुरू हो जाता है। राजनीतिक में धर्म को इस तरह से इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता का परिभाषा आया होगा समझ में। सांप्रदायिकता की परिभाषा शॉर्ट में यह है, जब हम यह कहने लगते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करते हैं, तो सांप्रदायिक राजनीतिक जन्म लेती है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। राजनीतिक में सांप्रदायिकता का सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीतिक में बरकरार रखना चाहता है। जो बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उसकी कोशिश बहुसंख्यवाद के रूप ले लेती है।
जैसे श्रीलंका के सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद, वहां की निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए 1956 में सिंहली एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना आदि सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके लिए पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा निर्वाचन के वक्त लिया जाता है। किसी खास धर्म के अनुयायियों से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। सांप्रदायिकता का भयावह रूप तब दिखती है जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। धर्मनिरपेक्षता शासन की अवधारणा, देखिए यहां पॉइंट बदल गया है। धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, हमारे समाज में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन इसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने विश्वास से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। प्रत्येक धर्म के मानने वाले को अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है। लैंगिक मसले और राजनीति, लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ही परिवार में यह भावना घर कर जाती है कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित होती है। उनका काम खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई कढ़ाई करना तथा बच्चों का पालन पोषण आदि है। अगर वही मर्द घर के अंदर इन सभी कार्यों को करता है तो उस पर समाज में छीटाकशी की जाती है। आधुनिक दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। किसान शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो लोगों के दिमाग में पुरुष का चेहरा उभर कर आता है, जबकि सच्चाई यह है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम नहीं है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ा हुआ है। इन बातों की पुष्टि निम्नलिखित आंकड़ों से होती है। कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। कुल पुरुष कामगारों में 53% पुरुष और महिलाएं कामगारों में 73% महिलाएं कृषि क्षेत्र में है। ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिला कृषि से जुड़ी हुई है और भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम नहीं है। परंतु दुख की बात यह है कि कृषि क्षेत्र में शामिल महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दिया जाता है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीतिक में इनकी भूमिका ना के बराबर है। पहले पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीतिक में मुद्दे उठे और महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में अवसर प्राप्त होने लगा। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब हुआ? सर्वप्रथम इंग्लैंड में। कब? तो 1918 में। इसके बाद धीरे धीरे अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होने लगा। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को देखा जा सकता है। यूरोपीय क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक तौर पर काफी ऊंचा है। भारत में अभी भी उतना संतोषजनक नहीं है। भारत का समाज अभी भी पुरुष प्रधान है। औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व औरतों के प्रति समाज में घटिया नजरिया के कारण ही महिला आंदोलन की शुरुआत होने लगी। महिला आंदोलन की मुख्य मांगों में इनकी सत्ता में भागीदारी सर्वोपरि मांग थी।
औरतों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब तक महिलाओं की सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। भारत के लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 हो गई है, जो कुल सीट का 11% है। ग्रेट ब्रिटेन में 19.3% तथा अमेरिका में 16.3% महिला प्रतिनिधि है। विकसित देशों में भी राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। राजनीतिक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ होता है। तो चैप्टर 2 समाप्त हुआ।